केमिस्ट्री लग गई नहीं क्लास में? नहीं ਤੁਸੀਂ 8 तक केमिस्ट्री तो होगी लेक्चर ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰ ਖਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ जस गुरलीन स्टार्ट करते हैं बेटा सुन लो दोबारा नाल चेक करो खोलो किताब जस गुरलीन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो डिस्टिविटी का है डिस्टिविटी एंड टेम्परेचर आप इसमें कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ठीक है और उस टॉपिक में से काफ़ी प्रैक्टिकल पार्ट है वो अभी हमने नहीं करना मैं पहले चेक करूंगी कि उसमें से कैसे कोई एमसीक्यू बन सकता है कि कौन कौन सा पार्ट वो आपने करना है वो सारा करने की नीड नहीं है ठीक है अगर सारा करोगे तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी तो उसमें से साथ में मैंने एक की पॉइंट लिखा हुआ है सुपर कंडक्टर्स का सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है सुपर कंडक्टर्स वो ओपन करो अपनी बुक में जस बेटा मिल गया ओके The phenomena due to which a substance loses all signs of its resistance when cooled to its critical temperature is called superconductivity. Superconductivity कौन सा फिनोमेना है जिसमें कोई भी सब्सटेंस है मान लो ठीक है उसकी जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल खत्म हो जाए कब खत्म होएगी उसकी जो रेजिस्टेंस है जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा ठीक है मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद उसकी जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल खत्म हो जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी पूरे फिनोमिना को और वो जो सब्सटेंस है जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे सुपर कंडक्टर द सब्सटेंसेस विच ऑफर सुपर कंडक्टिविटी मीन्स जिनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी नो रेजिस्टेंस और कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स ठीक है और इसमें आपने सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन ही करनी है और इसके एप्लीकेशन जस्ट रीड कर लेना आप ठीक है सुपर कंडक्टर क्या होते हैं जो आपको पता होना चाहिए बस उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक 1.14 इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है द टोटल वर्क डन कोई भी एनर्जी है एनर्जी को हम किस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं वर्क डन में पहले हम क्या करते हैं वर्क डन को निकाल लेते हैं जो वैल्यू वर्क डन की आती है उसी अमाउंट को हम बोल देते हैं कि जे एनर्जी की फॉर्म में सेव हो रहा है ठीक है तो ऐसे जहां पर करना है जहां पर कौन सी एनर्जी यूज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी तो क्या होगी डेफिनेशन हमारी द टोटल वर्क डन by the source of EMF in maintaining the electric current in the circuit for a given time ठीक है गिवन टाइम में ईएमएफ है जो जो भी हमने सेल लगाया हुआ है ठीक है उसमें जो ईएमएफ है उसकी वोल्टेज है पोटेंशियल है उसका वो कितना वर्क डन कर रहा है एक चार्ज को मूव करने के लिए ठीक है वो उसकी क्या होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी the total work done by the source of EMF in maintaining the electric current in the circuit for a given time is called electric energy consumed in the circuit. कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है जो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वर्क डन कितना कर रही है जो ईएमएफ है क्लियर जस्ट बेटा क्लियर है ओके उसके बाद हमने कल करा था ओम्स लॉ ओम्स लॉ का हमें रिजल्ट क्या निकला था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बना था V इज इक्वल टू आई आर ठीक है V इज इक्वल टू आई आर ये कहाँ से आया था हमने किया था कि जो पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस की क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है ये था हमारा ओम्स लॉ उसके बाद हमारे पास करंट की डेफिनेशन होती है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी
वहां से हमने Q की वैल्यू निकाल ली, चार्ज की वैल्यू निकाल ली, कैसे I एंड T दोनों को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमारे पास Q इज इक्वल टू I इंटू टी आ गया। ठीक है, एक तो हमने ओम्स ला लिखा है अभी, B इज इक्वल टू आई आर। सेकेंड इक्वेशन कौन सी ली है हमने, करंट की डेफिनेशन से चार्ज की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड एक्सप्रेशन यूज करना है हमने, वो कौन सा करना है कि जब हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कि एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है उस पॉइंट पर, उसे हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल। और जहां से हम क्या करेंगे, अब W मीन्स वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी। एनर्जी के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वर्क डन की। वर्क डन के लिए हमें जे एक्सप्रेशन लिखना पड़ा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जहां हमने क्या करना है, जो Q की वैल्यू पहले ली थी वो पुट कर देनी है। W इज इक्वल टू V, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, I इंटू टी। तो वर्क डन क्या आ गया, VIT। ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास वर्क डन का, W इज इक्वल टू VIT। और इसे आप आगे मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे आप अगर V की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर आई स्क्र आर आ जाएगा, फिर से I की वैल्यू पुट कर दोगे तो I एलिमिनेट हो जाएगा, V एंड R की टर्म में जो आपका एक्सप्रेशन है वो बच जाएगा। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल में जो भी न्यूमेरिकल में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग अपना जो फॉर्मूला है उसे मॉडिफाई कर लेना है। ठीक है, ये आपकी वर्क डन की वैल्यू आ गई, और जो वर्क डन की वैल्यू आई है, वर्क डन की अमाउंट है, उसे ही हम बोल देंगे कि इतनी अमाउंट जो सेव हो रही है वो एनर्जी की फॉर्म में सेव हो रही है। तो यही एनर्जी की इक्वेशन भी है, E इज इक्वल टू वी आई टी भी लिख सकते हो आप इसे। उसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ गया पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अभी हमने वर्क डिस्कस किया। ठीक है, वर्क अकेला कुछ नहीं कर सकता, अगर हम वर्क को टाइम के साथ रिलेट करेंगे तभी हमें पावर पता चल सकती है। ठीक है, जैसे कोई भी काम है, कोई एक व्यक्ति उसको करने के लिए 1 घंटा लगा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उसी काम को करने के लिए 3 से 4 आवर्स ले रहा है, 3-4 घंटे लगा रहा है। ठीक है, तो जिसने जल्दी काम खत्म कर दिया ऑब्वियसली उसकी पावर ज्यादा है। वर्क कितने टाइम में हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है, जो लास्ट इक्वेशन आई थी अभी हमारे पास, W इज इक्वल टू वी आई टी। एक तो आ गया P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, एक W इज इक्वल टू वी आई टी। इस इक्वेशन को यूज करके W की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, ये बन गया पावर का रिलेशन, और इसको हम आगे भी ड्राइव कर सकते हैं जैसे इन्होंने कर कर दिखाया। जहां तक क्लियर है बेटा? ओके, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया था, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, V हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर इसी इक्वेशन में मैं P इज इक्वल टू B की प्लेस पर आई आर पुट कर दूं और साथ में I ऑलरेडी है, तो I इंटू आई क्या बन जाएगा, आई स्क्र इंटू आर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, P इज इक्वल टू आई स्क्र आर। आप आगे फिर से पुट कर सकते हो आई की वैल्यू V अपॉन आर। आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, V अपॉन आर के। तो V स्क्र अपॉन आर स्क्र इंटू आर आ जाएगा, आर से आर कैंसल,
देन इक्वेशन बिकम्स P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। जो मॉडिफिकेशन है जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। मान लो कोई भी न्यूमेरिकल है, उसमें जो भी टर्म गिवन होगी उसके रिगार्डिंग आप फॉर्मूला खुद आपने चूज करना है, खुद मॉडिफाई करना है, ठीक है। जैसे कोई न्यूमेरिकल है, अगर उसमें सिर्फ करंट एंड रेजिस्टेंस की ही बात हो रही है एंड आपने पावर फाइंड आउट करनी है, कुछ भी ऐसा मीन पोटेंशियल की कोई भी बात नहीं हुई, तो आप जे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर करंट मिस हो रहा है, करंट की बात नहीं हो रही, तो आप जे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपने जो फॉर्मूला है अपना मॉडिफाई कर लेना है। जो मेन इक्वेशन है हमारी वो P इज इक्वल टू बी आई तक आ गई, उसके बाद सिर्फ जी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और इसका एक न्यूमेरिकल है, ये रहा, ठीक है। इसे ट्राई कर लेना, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। जैसे हीटर का दिया हुआ है, पावर दी हुई है उसकी, उसे पहले कन्वर्ट कर लेना है। जो भी न्यूमेरिकल होगा वो होगा तो इजी, बट उसकी जो यूनिट है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप मिस्टेक करोगे तो जहां पर ही करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूनिट्स है वो चेक करनी है कि ऐसा यूनिट कर लो सभी की। तो इसमें आपने आई फाइंड आउट करना था, करंट आपको पावर गिवन थी एंड पोटेंशियल गिवन था। तो आप जो भी होगा फॉर्मूला चेक करोगे और यूज कर लोगे कि आपको कौन सी टर्म्स गिवन है, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने जब ओम्स ला किया था उसमें कैपिटल आर आया था, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, ठीक है। वो कौन सी रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर में अपने आप प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस ऑलरेडी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल बनती है उसे हम रुकावट आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। वो तो होगी जो अपने आप प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एक होती है जो हम खुद से सर्किट को देते हैं थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक ठीक है। तो हम सर्किट में क्या लगा देते हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो वो तो हमने अप्लाई कर दी, वो जो उसके अंदर से खुद हो रही है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जहां से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो हमने अप्लाई की है उसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। टू रेजिस्टेंस हो गए यहाँ पर। और दूसरा जो न्यू कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का, ठीक है। ईएमएफ क्या है एक्चुअली में, ये है तो पोटेंशियल, ठीक है। जो हम हमने बैटरी लगाई हुई है, सेल लगाया हुआ है सर्किट में, उसका जो पोटेंशियल है वो है, ठीक है। पोटेंशियल की डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी की थी कि एक चार्ज पर उसका कितना वर्क डन हो रहा है उसे मूव करने के लिए, वही था ना पोटेंशियल। और ईएमएफ भी क्या है, एक टाइप की ये भी पोटेंशियल ही है सेल का, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट। जब जो सर्किट है ओपन है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। जो पोटेंशियल है तब वहां पर उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इसका नेम है, इसके नेम से इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसमें कोई फोर्स वाली बात कुछ भी ऐसा नहीं है। नीचे जो नोट है उसे ध्यान से रीड करो। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द वर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ मिसनोमर, मीन्स जो उसका नेम है बिल्कुल उसके नेम मीनिंग से ऑपोजिट है, उसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। इट डज नॉट रिप्रेजेंट फोर्स ऑन द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करता। इंस्टेड इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है वो बताता है जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज इट क्लियर? जैसे बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों क्लियर हैं? ओके। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है डेरिवेशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल।
ये डेरिवेशन कभी भी नहीं आई एग्जाम में, जी फुल डेरिवेशन नहीं करनी हमने, ठीक है, करवाऊंगी जरूर मैं, बट इसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। बट इसके जो सात स्टेप्स यूज हो रहे हैं, मीन्स जो फॉर्मूलाज बन रहे हैं एक स्टेप के बाद दूसरा, इनके बेस्ड इंटरनल रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल जरूर आया है कई बार, ठीक है। और अब जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट भी कर लिया आपने, ईएमएफ का भी कंसेप्ट कर लिया, ठीक है, ईएमएफ करके आप तो ये तो क्लियर हो गया कि जो ईएमएफ है, ठीक है, उसे भी हम ई से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो है कि एक टाइप का पोटेंशियल ही है, ठीक है। तो इस टॉपिक के बाद जो भी एक दो टॉपिक्स आने हैं उसमें वी के प्लेस पर हम ई यूज कर सकते हैं, मीन्स ईएमएफ, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे। और जो रेजिस्टेंस है वो भी कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी ऐड हो जानी है। अब हम दोनों रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा आर्टिकल है जो मेन इंटरनल रेजिस्टेंस का ही लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हम ओम्स लॉ जहाँ पर देखें, ओम्स लॉ हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर हो गया, और अगर आई की वैल्यू निकालनी है हमने तो बी अपॉन आर कर देंगे। बट हमारा कंसेप्ट कौन सा चल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो वी की प्लेस पर हम ई लिख देंगे, ईएमएफ, बिकॉज वो भी पोटेंशियल ही है, एंड आर आर प्लस आर हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ में आएगी, इज इक्वल टू आई। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी का भी कंसेप्ट है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तीन फॉर्मूले यूज हो सकते हैं यहाँ पर, एक तो हो गया आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, इक्वेशन 1.48, और जो सेकंड है 1.49, वो कैसे बना, ये बना पोटेंशियल ड्रॉप से। पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ हमने वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया, इज इक्वल टू पहले कितना था टोटल जो अप्लाई हो रहा था ईएमएफ, जो मीन्स सोर्स था वो कितना पोटेंशियल दे रहा था ईएमएफ, उसे हम क्या लिखेंगे ई। उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगी वहां पर, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में अगर हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो इस पोटेंशियल की वैल्यू जहाँ पुट कर दो जितना रिड्यूस हो रहा है, तो बन गई आपकी जो इक्वेशन 1.49 बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहां पर जो ई है जे क्या है, ई एम एफ मीन्स पोटेंशियल ही है, ठीक है, एंड जो आर है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल आएगा उसमें जे वाली इक्वेशन भी यूज हो सकती है, जे आप पर डिपेंड है। अगर तो न्यूमेरिकल में करंट की बात हो रही है साथ में, देन तो फर्स्ट इक्वेशन यूज होगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अगर पोटेंशियल की बात हो रही है देन वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा, ठीक है। और उसके बाद ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसे सिंपलीफाई कर लिया, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर जो आई की जे वाली वैल्यू थी पुट कर दी, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी सिंपलीफाई करके निकाल ली, इसके बाद जे वाला स्टेप आ गया एंड जे आ गया, ठीक है, बिकॉज हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देन आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर आ गया, ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, ठीक है। और उसके बेस भी एक न्यूमेरिकल गिवन है उसे देख लो, सॉल्व करके देख लेना उसे, बहुत इजी है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। करेंगे हम न्यूमेरिकल, आप जब स्कूल आ जाओगे ना तब करेंगे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो आपकी बुक में टॉपिक दिए हुए हैं ना वो सेल के रिलेटेड है, वो कभी भी नहीं आए किसी भी एग्जाम में, ठीक है, वो फिलहाल हमने करने नहीं है, छोड़ देने हैं। उसमें जो भी एमसीक्यू बनेंगे वो देख लेंगे बाद में। सेल्स इन ग्रुप, जो सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, ठीक है, सेल्स इन ग्रुप, वो वाला नहीं करना अभी, छोड़ दो उसे। आगे कंसेप्चुअल हैं साथ साथ निकाल लो, अगर नहीं मिले तो जहाँ से ही देख लो, कंसेप्चुअल्स नहीं डिस्कस, ठीक है। कुछ मेन मेन कंसेप्चुअल है जिसकी मैंने पिक शेयर की है, जिसमें से फर्स्ट है, वाई कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर।
जो हम नॉर्मली वायर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कनेक्टिंग वायर्स, वो कॉपर की ही यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो रेजिस्टिविटी और वेरी हाई कंडक्टिविटी। जो कॉपर वायर्स होती हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम होती है, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्ट करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो सकती है। The resistance of the connecting wire made of copper do not add to the resistance of the circuit। जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है वो जो एड अप नहीं होने देती, मीन्स करंट के फ्लो में रुकावट कम पैदा होती है अगर हम कॉपर की वायर यूज करते हैं। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन है आपको आ सकते हैं। तो उसके बाद जो आपका क्वेश्चन मैंने रखा था निकाल कर, What is the effect of rise in temperature on conductivity of copper and silicon? ठीक है, अगर जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी हमारा मेन फैक्टर है, जहां पर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कॉपर की भी कंडक्टिविटी है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी है, दोनों की कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं? द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, दोनों की ही इंक्रीज करती है, आपने जो फैक्टर याद रखना है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, कॉपर एंड सिलिकॉन दोनों की जो कंडक्टिविटी है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कॉपर वायर यूज करने का, कि उसकी कंडक्टिविटी और इंक्रीज कर जाती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कोई नुकसान नहीं होता उससे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन में क्या था, बस इसमें तो यही था। आगे आ जाओ। व्हाट इज अ थर्मिस्टर, व्हाट इज अ सुपर कंडक्टर? सुपर कंडक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सुपर कंडक्टर क्या होता है जिसमें, बताओ? रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? जीरो होती है। अगर हम उसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो कर दे, तो उस सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। और ऐसा ही है कि थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? हीट सेंसिटिव रजिस्टर, मीन्स जो सेंसिटिव होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। whose resistance varies appreciably with the temperature। टेम्परेचर के साथ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? थर्मिस्टर। जिसकी रेजिस्टेंस जीरो ही हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। और उसके बाद आपका आता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड? ऐसे क्वेश्चन तो आपको आ सकते हैं बड़े आसानी से एमसीक्यू में भी। ठीक है, जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन की। ठीक है, जो डेरिवेशन में से क्वेश्चन आता है, हमें कंफ्यूजन है कि ये कैसे आ सकता है। जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स से बड़े आराम से क्वेश्चन बन सकता है। वेक्टर बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डेरिवेशन का रिजल्ट। तभी आप बता पाओगे कि कोई चीज उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जहां पर उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस का पूछा है, तो इसके लिए आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए, डेरिवेशन की लिखी होगी। ठीक है, तो उससे आप बता सकते हो कि किस किस पर डिपेंड कर रहा है और कैसे कर रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज easier टू स्टार्ट अ कार इंजन ऑन अ वार्म डे देन ऑन अ चिली डे, वाई? गुलीन, आपको हिंट दे सकते हो इसका? ऐसा क्यों होता है जैसे हम कोई व्हीकल स्टार्ट करते हैं, अगर तो हम गर्मी में करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है, बट अगर हम सर्दी में करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है, क्यों? जैस, आप बता सकते हो? विशाल है, राज, जितना ही पता है बताओ, कोई बात नहीं। हम्म। 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 जो मेन कंसेप्ट है इसका, जो डिपेंड है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है। आपने सारा सही बताया जो भी बताया, ठीक है, बट वो स्टार्ट कहाँ से होता है? कंसेप्ट हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस से। वो टाइम क्यों कंज्यूम करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। देखो काफी समझो इसका। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कार बैटरी डिक्रीजेस। टेम्परेचर पर डिपेंड है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है।
अगर हम जो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हो जाना है, डिक्रीज हो जाना है, ठीक है। एज सच ऑन अ वार्म डे लार्ज करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कार बैटरी देन ऑन अ चिली डे एंड मेक्स इट इजी टू स्टार्ट द कार। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होता है उसमें जो करंट है ज्यादा मिलता है और जो वो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, आपने जो बताया था वो भी सारा सही था, बट वो स्टार्ट कहाँ से होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस से स्टार्ट करना है उसे एक्सप्लेन करना, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये क्वेश्चन आ जाता है ओमिक एंड नॉन ओमिक, बहुत बार आ चुका है पहले, अब एमसीक्यू में इसका कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। थ्रेटिकली वन वन और टू मार्क्स में आया है काफी बार भी। व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ओमिक रजिस्टर क्या होते हैं एंड नॉन ओमिक रजिस्टर क्या होते हैं, बिल्कुल इनके नेम से ही क्लियर है। ओमिक जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना साथ में, बिल्कुल ही इजी बन जाता है आपका। बस यही क्वेश्चन थे जो मैंने मेन में निकाले थे कंसेप्ट। और गर्लीन समझ में आ गया सारा? ओके बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाला, और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो स्टॉप्स लॉ का है, ठीक है। तो जो कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वो स्टॉप्स लॉ करेंगे। और जो भी हमारे न्यूमेरिकल चल रहे हैं पेंडिंग सभी, वो आप स्कूल आना स्टार्ट कर दो तभी करवाऊंगी सारे बच्चों को। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना डिस्कस कर रिवाइज कर लेना, ठीक है।